सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे और चर्चा का शीर्षक है कि गलत परंपराओं का विरोध जरूरी है। समाज के अंदर कई प्रकार की ऐसी रूढ़िवादिता हैं, परंपराएं हैं जिन्हें लोग निरंतर करते रहते हैं। उसके दुष्प्रभाव भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि ये हमारे लिए हितकर नहीं है, फिर भी लोग उसे केवल इसलिए ढोते हैं क्योंकि सदियों से वो ऐसा करते आए हैं। उनके पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं, इसलिए वो उसका समर्थन करते हैं। और जब भी समाज में कोई व्यक्ति उसका विरोध करेगा तो निश्चित रूप से उसे अकेले ही उस विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये भूल जाइए कि सारा समाज आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा और आपको उस विरोध में समर्थन देगा, ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन वही घटना जब 2 से 10-20 साल के बाद जब उसका प्रभाव लोगों को दिखाई देता है तो उसके महत्व को समझते हैं और समाज भी उस व्यक्ति का ऋणी हो जाता है जिस व्यक्ति ने उन्हें उस अंधकार से बाहर निकाला, उस बुराई से मुक्ति दिलाई। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर सती प्रथा थी और सदियों से चली आ रही थी, कोई भी समाज उसे गलत नहीं मानता था। इस प्रकार से मन मस्तिष्क में उस बात को बिठा दिया गया कि ये बिल्कुल सत्य है। राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ को जब अपने परिवार में देखा कि जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, उनकी भाभी को चिता पर जिंदा जला दिया जाता है, तब उनकी अंतरात्मा हिल जाती है। और वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे और जब उन्होंने कुछ लोगों से समाज में परिवार में चर्चा की कि इस रूढ़िवादिता को बंद करना चाहिए, तो लोगों ने उन्हीं का विरोध शुरू कर दिया। कई प्रकार से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों का शासन था, विलियम बेंटिंग उस समय भारत के अंदर ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि थे, तो उनसे राजा राम मोहन राय मिले और एक कड़ा कानून बनाया गया जिसके तहत सती प्रथा पर बैन लगाया गया। और आज यदि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि सती प्रथा को बंद करना क्या सही नहीं था, तो शायद कोई भी व्यक्ति उस प्रथा के समर्थन में नहीं होगा। और आज राजा राम मोहन राय की बात सबको सराहेगी और सब उसके ऋणी होंगे। तो आज एक छोटी सी घटना मैं आपके समक्ष लाया हूँ, जबकि 1989 के अंदर SC/ST एक्ट बनाया गया, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989, जिसके तहत देश के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दलित लोगों के साथ यदि कोई अन्याय होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और देश के अंदर इक्वलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए इस कानून का उपयोग किया गया। तो इस कानून का पहली बार उपयोग देश में किस प्रकार से हुआ, इससे जुड़ी छोटी सी घटना है। ये घटना है दक्षिण भारत की, जहाँ जकमालपुर गांव के लोग एक बड़ा त्यौहार मनाया करते थे और ये त्यौहार हर 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता था। त्यौहार में स्थानीय देवताओं की पूजा पाठ की जाती थी और उससे पूर्व आसपास के जितने भी गांव के ब्राह्मण थे उन्हें बुलाया जाता था। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सभी पुजारियों के पैरों को धोता था और पैरों को धोने के बाद जो पानी बचता था उस पानी से वो स्नान करता था। उसके बाद वो सभी ब्राह्मण मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो परिवार
जो व्यक्ति उन सभी के चरण को धो रहा था और उस पानी से, उस धोवन से स्वयं भी नहा रहा था, उसको और उसके परिवार को कभी मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। उस वर्ग के समस्त दलित परिवारों को उस मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। अर्थात उन दलित वर्ग के लोगों को ये पता ही नहीं था कि मंदिर में किस प्रकार से पूजा होती हैं और भगवान किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की मूर्ति हैं और कैसे पूजा होती है। उनका काम तो केवल ये था कि बाहर से आने वाले जो ब्राह्मण होते थे उनके पैरों को धोता और उस पानी को आचमन से वो स्वयं को स्नान कराता। ये एक परंपरा थी। तो गांव के अंदर एक परिवार को, विशेष को, ये जिम्मेदारी दे रखी थी और सभी दलितों को बारी बारी इस परंपरा का निर्वाह करना होता था। जगमालपुर में ये काम रत्नम के परिवार के लोग करते थे। रत्नम नाम का एक व्यक्ति था, उसके परिवार के लोग इसे किया करते थे। रत्नम से पहले उसके पिताजी, उसके दादाजी इस काम को किया करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब रत्नम का ये नंबर आया तो रत्नम उस समय इंजीनियरिंग किया करता था, कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी था। ये घटना SC/ST एक्ट के बनने के पश्चात की है, अर्थात 1990 की घटना है। तो रत्नम से पहले उसके दादाजी, पिताजी और उनके पूर्वज परंपरा को निभाते थे, लेकिन इस रस्म की बारी का सम्मान के रूप में प्रचलित किया गया और ये कहा गया कि जो व्यक्ति इस रस्म को पूरी करता है, जिस प्रकार से चरणों को धोता है ब्राह्मणों के, उस पानी से जो नहाता है, उसको मोक्ष प्राप्त होती है। ये ऐसा झूठा आश्वासन दिया गया, सम्मान के रूप में इसे स्थापित किया गया, जिससे लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे और स्वयं ही इस कार्य करने के लिए आगे बढ़ते थे और पैरों को पखार करके उस पानी को आचमन करते और उससे स्नान करते और अपने आप को बहुत धन्य मानते। लेकिन जब यही घटना रत्नम के परिवार के होती थी और रत्नम का जब नंबर आया तो उस समय वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने ये रस्म निभाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने बिल्कुल साफ, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा था और इंजीनियरिंग कर रहा था, और उसी दौरान SC/ST एक्ट 1989 पारित किया गया, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि कोई भी व्यक्ति दलित समुदाय के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करता है, ज़बरदस्ती उसे कोई अपमानित करने का कार्य करता है, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। गैर जमानती धारा इसे बनाया गया। तो इस कानून को उस बच्चे ने पढ़ा था, इसलिए उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि यदि मैंने इस परंपरा को बदलने का प्रयास किया तो सरकार मेरे साथ होगी, कानून देश का मेरे साथ होगा, न्यायपालिका मेरा साथ देगी। लेकिन ये समाज मेरा साथ नहीं देगा, इस बात को जानता था। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब उस नौजवान ने इस परंपरा को निभाने से मना कर दिया और ये बात जब गांव में ताकतवर जमींदारों, उच्च जाति के लोगों के पास, ब्राह्मणों के पास ये बात पहुंची, तो उन्होंने इस परिवार का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और सभी दलित परिवारों से ये कह दिया, यदि किसी ने इस परिवार का साथ दिया तो उनका भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। और उस परिवार को कई प्रकार की प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ा। लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई जो हुई है, उन्होंने कॉलेज में जो शिक्षा प्राप्त की है, उसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है और ये खुद को अपर कास्ट के बराबर मानने लगा है। और ये एक द्वंद्व छिड़ा, क्योंकि उच्च वर्ण के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि दलित वर्ग के जो रत्नम का परिवार हैं या उसके समुदाय के लोग हैं उनके बराबर सोचने लगें, बराबर सम्मान पाने लगें। और ये जो परंपरा थी, इसे तोड़ने का मतलब है कि उनका आधिपत्य उस समुदाय से खत्म हो जाएगा। लेकिन रत्नम ने हर समस्या का सामना किया और जब उसने समाज से अपील की कि आप मेरा साथ दें, तो समाज के किसी भी व्यक्ति ने उस गांव के अंदर उस रत्नम नाम के जो विद्यार्थी था उसके साथ नहीं दिया।
सबको ये डर था कि यदि हमने इनका साथ दिया तो जैसी दुर्दशा ये उच्च वर्ण के लोग, उच्च समुदाय के लोग इस रत्नम के साथ जो कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार और वैसा ही प्रताड़ना हमारे साथ भी हो सकती है और हमारा भी समाज से बहिष्कार हो सकता है। इसी भय से समाज के किसी भी व्यक्ति ने रत्नम का साथ नहीं दिया। इससे प्रमाणित होता है कि जब भी आपको कहीं विरोध करना पड़ेगा सड़ी गली परंपराओं का, तो आपको अकेले ही चलना होगा। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, समझदार था, वो कोर्ट जाता है और थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराता है। SC/ST एक्ट 1989 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम, छुआछूत अधिनियम के तहत ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित व्यक्ति नहीं झुकेगा तो उन्हें स्थानीय देवताओं का अभिशाप लगेगा। अब जब वो बालक नहीं झुका तो उन्हें क्या किया गया? उन्हें धार्मिक आधार पर अभिशाप का डर दिखाया गया कि देवता का प्रकोप होगा, उसका परिवार, वो पूरा समुदाय जो दलित वर्ग से हैं उसे कोप का भाजन बनना पड़ेगा। लेकिन बालक पढ़ा लिखा था, समझदार था, कानून को जानता था। तो रत्नम की दलील ये थी कि आज तक हमारे समुदाय के किसी भी व्यक्ति को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी गई, तो फिर भगवान हमें कैसे दंड दे सकता है। उसका बिल्कुल कहना था कि जब हमारा परिवार, हमारा समुदाय वर्षों से इस परंपरा को कर रहा है, लेकिन मंदिर में प्रवेश का अधिकार हमें नहीं है। आज तक भगवान ने हमें देखा ही नहीं है और न हमने भगवान को देखा है, तो निश्चित रूप से वो भगवान हमें कैसे दंड दे सकता है। और देवताओं के उस गुस्से का होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये उस रत्नम का कहना था। उच्च जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने के लिए उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करवा दिया। एक रात अचानक कुछ लोग आए और उस रत्नम के कच्चे झोपड़े के अंदर आग लगा देते हैं और रत्नम किसी तरह से अपने आप को बचाकर अपनी बूढ़ी माँ को निकाल कर वहाँ से ले जाने में सफल होता है। उसे सामाजिक बहिष्कार के चलते हुए अपना घर तो त्यागना ही पड़ता है, गांव छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जो कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, उस कानून के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज होता है और मीडिया वहाँ पहुँचता है। उस बालक की जो समस्या है, जो अपमान जो उसका किया जा रहा था, उसको बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा लोगों के सामने रखा जाता है। और जब वो चीज़ सार्वजनिक हो जाती हैं तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाता है और उसके तहत सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है, अदालत के द्वारा फरमान जारी किया जाता है कि इस प्रकार की सड़ी गली जो मान्यता है, इसे कानून बनाकर निश्चित रूप से बैन किया जाता है। और उसी समय से रत्नम के पूरे परिवार और पूरे समुदाय को इस परंपरा से मुक्ति मिलती है और सरकार के द्वारा इस परंपरा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी परंपराओं से यदि आपको मुक्ति चाहिए तो उसके लिए शिक्षा अनिवार्य है। केवल कानून बना देने मात्र से आपकी रक्षा नहीं हो सकती हैं, आपको संघर्ष तो करना ही होगा। और संघर्ष किस प्रकार से किया जाएगा, ये रत्नम से हमें सीखना चाहिए। तो इस देश के अंदर आज भी कई ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें हम अनावश्यक रूप से ढो रहे हैं। इसीलिए ये उदाहरण ये बताता है कि व्यक्ति को संघर्ष के बिना कुछ भी इस दुनिया में मिलना असंभव है। आपको इस कहानी की सत्यता यदि देखनी है तो ये NCERT की बुक है, कक्षा 6 के अंदर पढ़ाई जाती हैं और कक्षा 6 के अंदर सोशल स्टडी के अंदर ये बुक है। पार्ट नंबर 6 में रत्नम की कहानी है। इसके आधार पर ही मैंने ये बात रखने का एक प्रयास किया है। आपको ये कहानी किस प्रकार की लगी, आप अपने विचार अवश्य बताएं। सभी को नमो बुद्धाय।